नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे 3 मेहमान आपके सवालों के जवाब देंगे। अनुज चौधरी हैं मेरे एसेट शेर खान से, मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से और अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटीज लिमिटेड से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी किसान, उनकी कुछ भी शिकायतें हैं वो भी हमें भेज सकते हैं। उनके सवालों को भी इस शो में हम शामिल करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। उनके खेत की कहानी अब सरकार तक, पॉलिसी मेकर्स तक, लोकल अथॉरिटी तक पहुंचे ताकि उनकी दिक्कतों को दूर किया जाए। तो आप अपना वीडियो बनाएं खेती किसानी का। हर शिकायत हमारी मुहिम का हिस्सा है और आपको हम लगातार ये प्लेटफॉर्म देते रहेंगे ताकि आपकी आवाज़ बुलंद रहे। नंबर यही है 9136934065। इस नंबर पे अपनी समस्याएं भेजते रहिए। हर दिन इस शो में किसानों की आवाज़ उठाई जाएगी। एक किसान है जिन्होंने सवाल भेजा है, वो आज के शो में हम शामिल करते हैं। पांगरा शिंदे नाम है, हिंगोली महाराष्ट्र से। इनकी शिकायत ये है कि हिंगोली क्षेत्र में, मराठवाड़ा का एरिया है हिंगोली, जोरदार बारिश से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। खासकर कॉटन, कपास की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ये कहना है पांगरा शिंदे जी का। हिंगोली के किसान हैं, कॉटन की खेती करते हैं, भारी नुकसान इनको हुआ है। अब इनकी अपील ये है कि सरकार की तरफ से इनको मदद दी जाए। अब तक कोई मदद का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हालांकि विपक्ष की तरफ से इस तरह के मदद की मांग भी की जा रही है कि सरकार हर किसानों की मदद करे, मुआवजा दे। 50,000 रुपए तक के मुआवजा की मांग की भी मांग की जा रही है। उम्मीद करते हैं किसान की आवाज़ यहाँ की लोकल सरकार तक पहुँचेगी, महाराष्ट्र सरकार तक पहुँचेगी और किसान भाइयों को मदद मिलेगी। साथ ही उनका ये भी कहना है भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति, भारी बारिश से जो बनी है उससे मवेशियों को काफी नुकसान हुआ है। कई मवेशी भी मरे हैं उन इलाकों में। कई मौतों की खबरें, हालांकि वो फुटेज मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो फुटेज देखने लायक नहीं थी। जो स्थिति थी मवेशियों की वो काफी दर्दनाक थी और उन्होंने साफ ऐसी तस्वीरें पूरे इलाके की भेजी है। और हम अपील करते हैं सरकार से, लोकल अथॉरिटी से, वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो आसपास के पार्षद होंगे और सरकार से भी, महाराष्ट्र सरकार से भी, कि इन इलाके के किसानों को अनदेखी ना करे, उनकी खेती बाड़ी की भी ध्यान रखे और जो पशुपालक है उनका भी ध्यान रखा जाए। लेकिन चलिए, मानसून का हाल क्या है, मानसून की स्थिति क्या है देश भर में और महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, ये हम चर्चा सबसे पहले आज करते हैं। और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट और IMD के DG हैं, महानिदेशक हैं एम महापात्र। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, अभी महाराष्ट्र के किसान अपनी शिकायत कर रहे थे भारी बारिश से। ये बारिश उनके लिए आफत बन गई है। क्या लग रहा है मुंबई और महाराष्ट्र, यहाँ पर बारिश से, जो भारी बारिश चल रही है आज, हालांकि बारिश में थोड़ी इंटेंसिटी में कमी जरूर आई है, लेकिन राहत कब तक उम्मीद करें वो? जैसे आपने बताया कि अगस्त महीने में 13 तारीख तक मानसून वीक रहा और इसके बाद मानसून धीरे धीरे एक्टिव रहा और पास्ट 1 वीक में कोंकण एरिया में महाराष्ट्र की, स्पेशली मुंबई के ऊपर अच्छा बारिश रिकॉर्ड किया गया है। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल ऑलमोस्ट लगातार 3 दिन तक हो रही है, जिसकी वजह से इनंडेशन या फ्लडिंग देखने को मिल रहा है। हाउएवर, आज रेनफॉल एक्टिविटी मुंबई और कोंकण एरिया में कम होने का हम पूर्वानुमान किए हैं। कल से और फर्दर कम होगा और धीरे धीरे जो वेरी हेवी टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हो रहा था वो नहीं होकर सिर्फ 1-2 जगह पर हेवी रेनफॉल हो सकता है। मगर 25 तारीख से फिर और एक हेवी रेनफॉल स्पेल शुरू होगा, तब भी हम हेवी टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल एक्टिविटी देखने को पाएंगे। महाराष्ट्र का स्पेशली कोंकण एरिया और मध्य महाराष्ट्र का जो घाट्स एरिया है, और जैसे पास्ट में बारिश हुआ है अभी
शायद ऐसे नहीं होगा, फिर भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने का संभावना है 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख को। ओके, यानी जो इंटेंसिटी है बारिश की वो कम होने वाली है और धीरे धीरे कम भी हो रही है। आज हम देख रहे हैं कल पिछले 2 दिनों की भारी बारिश के बाद आज थोड़ी राहत है। महापात्रा जी, अब मेरा सवाल ये होगा कि मुंबई में भी क्या ये 25 से 27 अगस्त की जो आप बात कह रहे हैं, मुंबई में फिर से भारी बारिश होने वाली है क्या? जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ, मुंबई में भी एक अनदर फ्रेश हेवी स्पेल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25 तारीख से। 25, 26, 27 इन 3 दिनों में मुंबई में फिर हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। ओके, और सर अभी तक हम देख रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र में तो अगस्त के आखिर में काफी अच्छी बारिश हुई है और महाराष्ट्र सरप्लस में पहुंच चुका है, लेकिन उत्तर पूर्व के जो इलाके हैं देश के और पूर्वी भारत के इलाके हैं वहां पर अगर आप झारखंड को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्य अभी भी डेफिसिट में है। क्या आने वाले हफ्ते में वहां पर कुछ रिवाइवल की उम्मीद है और डेफिसिट की जो संभावना है वो कुछ कम और हो सकती है क्या? जी, जब मानसून कंडीशन एक्टिव रहता है तब पेनिनसुलर इंडिया और सेंट्रल इंडिया में अच्छा बारिश होता है, जैसे लास्ट 1 वीक में हुआ है। और इस कंडीशन पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश कम होता है। इसलिए आप आसाम, मेघालय की बात करें कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वहां बारिश कम रिकॉर्ड हुआ है, जबकि एंटायर पेनिनसुलर इंडिया, साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में उड़ीसा से शुरू करके गुजरात तक अच्छा बारिश रिकॉर्ड हुआ है। और आने वाले दिनों में भी गुजरात और एडजॉइनिंग एरिया और सेंट्रल इंडिया में अच्छा बारिश रहेगा और फिर 25 तारीख को और तेजी से सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुला इंडिया बारिश होने का संभावना है। सो जो अभी डेफिशिएंसी ज्यादा हो गया था अगस्त महीने में, वो इसमें सुधार हुआ है। आज के दिन में लगभग 11% डेफिशिएंसी है रेनफॉल अगस्त महीने की, मगर 5 जून से आज के दिन तक यानी 20 अगस्त तक क्यूमुलेटिव रेनफॉल की बात करें, पूरी देश में अच्छा स्थिति है। ऑल इंडिया एवरेज रेनफॉल अभी 2% ज्यादा है जितना होना चाहिए था और उम्मीद यही है कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त में अच्छा बारिश होगा और सितंबर महीना भी अच्छा बारिश होने का जैसे हम पूर्वानुमान किए थे जब हम अगस्त सितंबर दोनों का पूर्वानुमान किए थे। ओके, यानी आपको लग रहा है कि सितंबर में भी अच्छी बारिश होगी। तो सितंबर को लेकर सर आप लोगों का ओवरऑल अनुमान क्या है? हालांकि ये आखिरी हफ्ते में आप जारी करते हैं, अगर 31 अगस्त तक आप जारी करेंगे, लेकिन क्या इस बार भी विड्रॉल में, मानसून के विड्रॉल में देरी होगी, मानसून के वापसी में देरी होगी? इस बार भी एक्सटेंडेड बारिश का ये संभावना तो नहीं बन रही है सर? ऐसे कुछ पूर्वानुमान तो हम इशू नहीं किए हैं। सितंबर महीने के लिए पूर्वानुमान 31 अगस्त को जारी होगा कि कितना बारिश होगा सितंबर में, कौन सा इलाके में ज्यादा बारिश होगा कि कौन सा इलाके में कम बारिश होगा। और विड्रॉल जो होता है मानसून का, आजकल डिलेड विड्रॉल हो रहा है। पहले जो नॉर्मल 1 सितंबर से विड्रॉल शुरू हो रहा था राजस्थान से, अभी 19 सितंबर से विड्रॉल शुरू हो रहा है। और इस बार विड्रॉल कब शुरू होगा इसका पूर्वानुमान हम अभी नहीं दे पाएंगे। इसको हम एक्सटेंडेड फोरकास्ट के हिसाब से अगले 15 दिन और 15 दिन पहले हम बता पाएंगे कि कब कंडीशंस फेवरेबल होगा विड्रॉल के लिए। मगर जैसे पूर्वानुमान है इस साल कि ये एक एबो नॉर्मल रेनफॉल ईयर है, सो यानी सितंबर महीना में भी अच्छा बारिश होगा। सो इसको देखते हुए ये नहीं लगता है ऐसे कि विड्रॉल जल्दी होगा। ओके, यानी इस बार भी विड्रॉल में देरी हो सकती है, एक्सटेंडेड रेनफॉल की संभावनाएं बनी हुई है और सितंबर में भी अच्छी बारिश होगी। और मुंबईकर्स के लिए ये खबर है कि 25 से 27 अगस्त तक फिर से बारिश होगी। हालांकि जिस तरह की के रेनफॉल, जिस तरह का क्वांटम दिखा है पिछले 6 दिनों में, उतनी बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश, अच्छी बारिश हो सकती है फिर से 25, 26 और 27 अगस्त को। ये ध्यान रखिएगा। ये IMD की DG ने ये जानकारी दी है। शुक्रिया सर,
अपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, बताया, अपना अनुमान जारी किया। फिर से आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और शो की शुरुआत करते हैं वायदा बाजार के साथ। वहां पर किस तरह का एक्शन है, सोने में रिकवरी लौट आई है। अब एक एक करके अपने दर्शकों के सवाल लेते हैं। हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं। संजय जैन है राजस्थान से। सोने में आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या लग रहा है मानव आपको, गोल्ड की स्ट्रैटेजी क्या होगी? जी बिल्कुल। नमस्ते विश्वनाथ जी। नमस्ते मेरे सर। ख्याल से सोने में अच्छी रिकवरी हमने देखी है आज के दिन में। मुझे ऐसा लग रहा है ये रिकवरी थोड़ी कंटिन्यू होगी, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम अभी भी मंदी का है। पॉसिबल है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि हम 1,02,000 से कंटिन्यूसली वो सेलिंग देख रहे, तो ये एक रिलीफ रैली जैसे ट्रीट कर सकते हैं इसे। 99,500 99,300 एक अच्छा लेवल है बेचने के लिए। 99,700 का स्टॉप रहेगा और 98,300 का टारगेट मेंटेन किया जा सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ प्रवीण हैं पुणे से। सोने का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे हैं। अमित जी, गोल्ड का प्राइस आउटलुक क्या है आपका सर? नमस्कार उस्मान जी। बिल्कुल, गोल्ड में हम देख रहे हैं कि पिछले 5-7 सेशन से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और लास्ट जो है सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि भाव 1 लाख के नीचे जाएंगे, जब 1,07,000 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। अभी वापस फिर से मेरे को लगा रिकवरी का दौर स्टार्ट होगा। भाव अभी देखा जाए तो आज के हाई पे ही खड़े हैं। थोड़ी सी गिरावट पे खरीदारी का ट्रेड बनाना है। 98,500 रुपए के करीब इसमें खरीदारी करनी है। 99,700 रुपए का इसमें टारगेट लगाना है। वहीं पे 98,100 रुपए का स्टॉप लॉस है। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का ये ट्रेड रहेगा। ओवरऑल मेरे को लग रहा है इसकी जो रेंज रहेगी वो, अगर हम थोड़ा सा और ब्रॉडर व्यू लेके चलें तो 98,000 से लेके 1,04,000 की रेंज इसकी आगे चल के रहने वाली। अगले दर्शक हमारे साथ प्रवीण हैं हिसार से। 1,13,500 के भाव पर चांदी खरीदारी की है। अब चांदी के भाव कुछ नीचे आ गए हैं। अनुज जी, क्या करना चाहिए? 1,13,500 ये लेवल है बाइंग का, क्या करें? नमस्ते विश्वनाथ जी। सबसे नमस्ते पहले सर। तो इनके जो ट्रेड के अंदर में भी थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है। चांदी अभी ट्रेड कर रहा है 1,11,265 के आसपास में। ओवरऑल ट्रेंड अभी शॉर्ट टर्म के अंदर में डाउन लग रहा है। आज थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग्स आई है, लेकिन ऊपर से वापस इसमें सेलिंग प्रेशर इसमें बरकरार रहना चाहिए। वापस उसके अंदर में ऊपर से सेलिंग करके चलना चाहिए। और नीचे में टारगेट रहेगा 1,09,700 1,09,000, और ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा 1,12,300। ये चाहिए तो इनको इनका जो ट्रेड है इसमें जो प्रॉफिट में ट्रेल करके इसमें होल्ड कर सकते हैं। तो ये सलाह चांदी को लेकर है। हालांकि आपने सेल कॉल दिया है सर 1,09,000 का, अनुज जी। वही बोल रहा हूँ, इसके अंदर में ट्रेंड डाउनवर्ड ही है। 1,11,000 के आसपास में सेल करके चलना चाहिए। 1,12,300 का स्टॉप लॉस और 1,09,700 1,09,000 तक का टारगेट दिख रहा है नीचे में। ओके। अगले दर्शक हमारे साथ गणेश हैं। सिल्वर मिनी में अगले 3 महीने की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। मानव, 3 महीने के लिए क्या आउटलुक है? सिल्वर मिनी का पूछ रहे हैं, सिल्वर का बता दीजिए ओवरऑल। मेगा मिनी में बिल्कुल थोड़ा बहुत ही फर्क है, लेकिन अगर हम देखें आज ही सिल्वर मिनी की भी डोमेस्टिक फ्रंट पे एक्सपायरी है, तो थोड़ी वोलेटिलिटी भी हमें देखने मिल रही है। लेकिन बिल्कुल 3 महीने जैसी वोलेटिलिटी, थोड़ा एक टाइम फ्रेम है, टेन्योर है 1 क्वार्टर का। मुझे ऐसा लग रहा है कि चांदी में 1,11,500 इमीडिएट बेसिस पे अगर नहीं ब्रेक होता है, तो शायद एक बार नीचे में हमें सेल देखने मिल सकता है। शायद 1,11,000 1,10,300 के आसपास तक का। मुझे जब तक 1,08,000 के ऊपर है, तब तक चांदी में थोड़ी एक बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन 1,09,000 1,08,500 पे अक्यूमुलेशन या बाइंग शुरू करना चाहिए। ये लेवल बाइंग के लिए सही नहीं है। ओके। अगले दर्शक हमारे साथ हैं महेश है। शुक्रवार तक सोने में तेजी आएगी या मंदी? गोल्ड पर शुक्रवार तक के लिए क्या आउटलुक है अनुज जी? जी, अब अभी शॉर्ट टर्म के अंदर में ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव के अंदर में चल रहा है। इसके अंदर में सेलिंग करके चलनी चाहिए। अभी अगले 2 दिन जैक्सन होल सिंपोजियम है, जो उसमें से क्या इसके अंदर में कुछ भी फोरकास्ट आते हैं। आज एफओएमसी का मिनट्स भी है, तो उसके अंदर में जो अगली एफओएमसी में जो मीटिंग होगी सितंबर में, उसके तरफ भी अपने थोड़ा कुछ गाइडेंस मिल सकता है। तो अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आता है तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग जा सकती है गोल्ड के अंदर में, वरना ओवरऑल ट्रेंड एक बार शॉर्ट टर्म नेगेटिव है। नीचे में हम लोग को एक 98,000 97,750 तक आ सकता है एक शॉर्ट टर्म के अंदर में।
ओके, तो ये सलाह है गोल्ड के लिए आपकी तरफ से। अगले दर्शक है कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। कॉपर में काफी गिरावट आ गई है, आप महीने भर में देखें तो 21% से ज्यादा टूटा है कॉपर। अमित जी, अब आगे की चाल कॉपर की कैसी दिख रही है आपको? बिल्कुल, काफी करेक्शन जो है बेस मेटल में ऑलरेडी हो चुका है, तो बेस मेटल वापस फिर से नई तेजी के लिए स्टार्ट हो रहा है। कॉपर की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग के लिहाज से 869 के आसपास इसमें एक खरीदारी का ट्रेड जो है ट्रेडर्स बना सकते हैं। ऊपर में 1 से 2 दिनों में 877 रुपए तक के टारगेट रखे हैं। 864 रुपीज इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ हैं, गौरव हैं पुणे से। नेचुरल गैस में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए बताइए, और ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो मानव तो बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। नेशनल गैस में अभी भी वीकनेस बरकरार है। आप देखिए फंडामेंटल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सप्लाई 5 ईयर एवरेज के करीब ही चल रही है, डिमांड भी इतनी नहीं बढ़ पा रही है, और हम कुछ महीने में विंटर सीजन में भी एंटर करेंगे हाई इन्वेंट्री पे। तो मेरे ख्याल से नेशनल गैस में सेल ऑन राइज का ही व्यू रहेगा। लॉन्ग टर्म में जब तक 270 के नीचे है तब तक बेचने की सलाह होगी। इमीडिएट बेसिस पे 240 241 के आसपास अगर आता है तो वहां पे सेल करना चाहिए। 246 का इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा, 231 का टारगेट होगा। ऑप्शंस की बात करें, मेरे ख्याल से 245 का पुट बाय किया जा सकता है। मेरे ख्याल से 10 या 15 रुपए के आसपास अगर 10 या 8 रुपए के आसपास अगर आता है तो बाय कर सकते हैं। ऊपर में 20 से 25 रुपए का टारगेट एक्सपेक्ट का, और नीचे में बिल्कुल 5 से 2 रुपए का स्टॉप लगाया जा सकता है। रमेश है, कपास खली का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे हैं। अमित जी, क्या लग रहा है प्राइस आउटलुक कपास खली का कॉटन सीड ऑयल केक में, क्या करना चाहिए इनको? अमित जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? हाँ बिल्कुल सर, आ रहे, बताएं सर। 3300 रुपए सितंबर वायदे के हिसाब से इसका एक बेस प्राइस हो सकता है, तो मेरे को लग रहा है 3300 का लेवल होल्ड करेगा। तो 3300 के आसपास कहीं पे भी सितंबर वायदा कुकुड में खरीदारी की जा सकती है। 3250 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 3400 से लेके 3450 के टारगेट मेरे को लग रहा है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, आज मसालों को लेकर आपका आउटलुक क्या है अमित जी? मसालों में काफी समय बाद वापस फिर से रिबाउंड देखने को मिला है। बेस्ट परफॉर्मर जो अभी लगभग 1 महीने का है वो धनिया है। तो धनिया में ओवरऑल अभी तेजी का व्यू लेके चलना चाहिए। 7800 के आसपास, 7800 के आसपास सितंबर वायदा धनिया में खरीदारी का ट्रेड करना है। शॉर्ट टर्म का टारगेट है 8400 का, लगभग 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन का। वहीं पर नीचे में 7500 रुपए का स्टॉप लॉस है। टीएमसी और जीरे की अगर हम बात करें तो टीएमसी और जीरा एक रेंज बाउंड मूवमेंट मेरे को नजर आ रहा है। जीरा एक छोटे ट्रेड के लिए 19,200 रुपए के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 19,700 रुपए का टारगेट लगाना है। नीचे में 18,800 का स्टॉप लॉस है। प्राइसेस अगर 19,700 के ऊपर निकलते हैं, जो कि इसका एक 200 दिन का एवरेज प्राइस मेरे को दिखाई दे रहा है चार्ट पे, उसके ऊपर इसमें एक नई तेजी स्टार्ट होगी। हल्दी वायदा भी 13,700 रुपए इसका एक 200 दिन का मूविंग एवरेज का प्राइस है। प्राइसेस अगर 13,700 के ऊपर निकलते हैं तो ही इसमें एक आगे अच्छी तेजी दिखाई देगी, अदरवाइज इसमें 12,500 से लेके 13,700 की रेंज ही रहेगी। ओके, चलिए, तो ये है जीरे को लेकर आउटलुक और बाकी मसालों को लेकर। चलिए, लेकिन एक अहम खबर है, वो खबर है ऑयल मिल को लेकर, और एक्सपोर्ट में यहाँ पे गिरावट आई है। अप्रैल से जुलाई 2025 में ऑयल मिल का कुल एक्सपोर्ट करीब 15 लाख टन के आसपास रहा है, जो पिछले साल के इस दौरान से अगर तुलना करेंगे तो करीब करीब 2.5% कम एक्सपोर्ट हुआ है। जुलाई 2025 में एक्सपोर्ट करीब 4.22 लाख टन, और जुलाई 2024 से ये 7% कम है। सोयाबीन मिल का एक्सपोर्ट अप्रैल जुलाई में करीब 6.25 लाख टन रहा है, और रेपसीड मिल का एक्सपोर्ट करीब 7.5 लाख टन रहा है, जहां पर ग्रोथ दिखी है। चलिए, इसी पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ वीवी मेहता साहब हैं, ईडी हैं सी के। सर, ऑयल मिल एक्सपोर्ट को लेकर क्या खबर है सर? क्या अपडेट, नए अपडेट्स क्या हैं सर? नहीं, देखिए, ऑयल मिल अगर अप्रैल से जुलाई में हम देखें तो मेरे ख्याल से क्वांटिटी मोर द सेम ही है। 2.4% डाउन है, मगर वो टेम्पररी है। मगर जो एक हाँ, नहीं, एक कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा है। हाँ भाई, ठीक है। नहीं सॉरी, तो जो इंपोर्ट है, सॉरी एक्सपोर्ट है, मेन जो सोयाबीन मिल और रेपसीड मिल का एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा है। हाँ, तो उसमें सोयाबीन ठीक है, मगर सोयाबीन के वजह, मगर रेपसीड मिल की मार्केट अच्छी खुली है चाइना,
अगर आप देखें चाइना ने 3.25 लाख टन रेपसीड मिल लिया 4 महीनों में, जो लास्ट ईयर खाली 16,000 टन ही लिया था। तो रेपसीड मिल की मार्केट अच्छी है। दोनों मिला के मेरे ख्याल से लास्ट ईयर भी जैसे 4.4 मिल के 44 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था, ये साल भी ऐसा लगता है कि हम 40 लाख के ऊपर एक्सपोर्ट करेंगे। शायद 20 लाख टन सोयाबीन और 20 लाख से ज्यादा रेपसीड मिल का एक्सपोर्ट होगा। पर जो अभी बड़ी तकलीफ दे रही है बिल्कुल सही बात है सर, मैं उस खबर पे ही आ रहा हूं सर। एक अपडेट यही है कि डी ऑयल राइस ब्रांड बैन जो 30 सितंबर के बाद क्या खुलेगा इसका एक्सपोर्ट, ये सबसे बड़ी चिंता है। और आप लोग लगातार इसकी मांग भी उठा रहे हैं क्योंकि बाजार आपके हाथ से निकलता जा रहा है। अब बैन हटाने की आप लोगों की डिमांड है। इस फ्रंट पर सर सरकार से क्या कम्युनिकेशन आप लोगों को किया जा रहा है? क्या उम्मीद करनी चाहिए कि डी ऑयल राइस ब्रांड का एक्सपोर्ट फिर से खुल सकता है क्या 30 सितंबर के बाद? अच्छा, देखिए जुलाई 2023 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, एक्सपोर्ट बैन कर दिया। तभी बोल रहे थे कि मिल के भाव बढ़ गए, उसका रीजन है डीओल राइस ब्रांड की दाम तभी 18 रुपये किलो था। मगर आज आप देखें तो 8 रुपये किलो हो गया, 8 से 10 रुपये किलो में डीओल राइस ब्रांड हो गया है और उसकी मार्केट खत्म हो रही है। पूरे जो ईस्टर्न इंडिया के प्लांट है बंद पड़े, उसके 2 लॉस हो रहा है। एक तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, दूसरा ड्यूअल राइस ब्रांड प्रोसेस नहीं, इसके लिए राइस ब्रांड ऑयल का प्रोडक्शन कम हो रहा है। और हमारे लिए तो वियतनाम थाईलैंड रेडी मार्केट है, अनफॉर्चुनेटली ये बंद करके रखा है। तो अभी हमने फिर से गुंजाइश की है गवर्नमेंट को कि 30 सितंबर के बाद में आप फिर से खोल दे। हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं कि भैया एक्सपोर्ट कैसा भी करके बड़ा है, यहाँ रेडीमेड मार्केट है और आराम से 5-6 लाख टन एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो हमारे फिर से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और एक चीज क्लियर है कि डीओल राइस ब्रांड मिल के प्राइस बढ़ने या घटने में कोई उनका हाथ नहीं है। लास्ट टाइम ऐसा स्कैपगोट, डीओल राइस ब्रांड को स्कैपगोट बना दिया था तो डेयरी वालों ने कि डीओल राइस ब्रांड के ऊंचे भाव से उनको तकलीफ हो रही है। तो अभी 8 या 9 रुपया 10 रुपया है तो उसमें तो तकलीफ है ही नहीं। पर अभी डिमांड नहीं है क्योंकि डीडीजीएस रिप्लेस कर रहे हैं, दे आर बाइंग नाउ डीडीजीएस डेयरी वाले, तो एक वो तकलीफ है। पर लेट्स होप के भाई 30 सितंबर के बाद में गवर्नमेंट आगे प्रोहिबिशन नहीं रखेंगे और खोल देंगे। हाँ जी, तो ये उम्मीद करते हैं कि जो डी ऑयल राइस ब्रांड पर जो बैन लगा हुआ है, उम्मीद करते हैं कि 30 सितंबर के बाद आप लोगों की अपील सुनी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से डीडीजीएस की यहाँ पर सप्लाई है इससे चिंता काफ़ी ज़्यादा है। और आप लोग को उम्मीद है कि एक्सपोर्ट मार्केट खुलेगा, क्योंकि भारत यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में एक भरोसेमंद प्लेयर था, भरोसेमंद सप्लायर था। और इस वजह से ऊंची कीमतों की वजह से, कि पशु चारे की ऊंची कीमतों की वजह से इस पर बैन लगाया गया था, लेकिन अब वो चिंता नहीं है। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि इसके एक्सपोर्ट को खोला जाए। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, अपनी पूरी बात आपने रखी और इंडस्ट्री की डिमांड भी रखी। थैंक यू सो मच सर। चलिए अमित जी आपका भी, और मानव आपका भी, और अनुज चौधरी जी आपका भी, आप तीनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को मदद दी और तमाम कमोडिटी पे अपनी राय रखी। तो कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।